आज का हमारा जो नया प्रश्न है वो है वैदिक काल के अंदर राजनीतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। यानी जब हमारा जो सैंधवकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता का जब समापन हो गया था, तो उस सिंधु घाटी सभ्यता के समापन के बाद में एक नया युग आया। इस युग को क्या कहते हैं? हम वैदिक काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस युग के अंदर हमको इस युग के अंदर और उस युग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको अनेक लिखित साक्ष्य हमारे सामने आते हैं। यानी अनेक लिखित साक्ष्य है जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है वैदिक काल के अंदर अनेक वेदों की रचना की गई। उसके बाद में महाभारत है, पुराण है, अनेक जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन ऐतिहासिक ग्रंथों की उस समय क्या की गई थी? रचना की गई थी। उन्हीं रचनाओं के माध्यम से हमको ये पता चलता है भी उस समय का जो हमारा समाज था वो कैसा था, उस समय समाज के अंदर आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो इसी प्रकार हमने जो महाजनपद काल पढ़ा था, उस महाजनपद काल से पहले हमने जो ऋग्वैदिक काल के अंदर सामाजिक अवस्था थी, आर्थिक अवस्था थी और धार्मिक अवस्था थी, उन तीनों का हमने एक अलग प्रश्न के अंदर हमने तीनों को एक साथ में ही पढ़ लिया था। क्यों? क्योंकि उन तीनों के माध्यम से हमको एक प्रश्न का निर्माण कर सकते थे। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल था, उस ऋग्वैदिक काल के अंदर हमारी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी या व्यवस्था थी वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए हमको उसको सरलता से याद करने के लिए या उसको सरल भाषा में पढ़ने के लिए क्या है, उसको एक नए प्रश्न का रूप दे दिया गया था। तो इस प्रकार जब हम इसके पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं तो उस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम ये रखते हैं भी जब भारत के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता का जब समापन हो जाता है तो उस अंत के बाद में भारत का जो ये भारतीय देश था, उस भारतीय देश के अंदर एक नई सभ्यता का विकास हुआ, जिस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता या वैदिक कालीन सभ्यता। राजनीतिक अवस्था से पहले की जब हम चर्चा करते हैं, यानी जो 6वीं शताब्दी पूर्व थी, क्या 6वीं जो हमारी शताब्दी थी, इस शताब्दी से जो पूर्व का जो समय था, क्या जो 6वीं शताब्दी से पूर्व का जो समय था या जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, क्या या जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, इस ईसा पूर्व के या तो 6ठी शताब्दी के पूर्व का समय, यानी जब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका समापन हो गया था और जैसे ही वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है तो या तो 6ठी शताब्दी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय या 6ठी शताब्दी का जब समय चल रहा था उसका समय। तो ये जो दोनों समय थे, इन दोनों समयों को मिलाकर क्या कहा जाता था? इस समय को बौद्धिक काल। तो जैसे जैसे हम इस बौद्धिक काल के बारे में पढ़ते हैं या इसी बौद्धिक काल के अंदर हमारे जो अनेक ग्रंथ थे, जिस तरह ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था, इन 4 ग्रंथों की रचना हुई, रामायण महाभारत की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, उपनिषदों, यानी इसको वैदिक काल के अंतर्गत क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो महाभारत थी, रामायण थी या पुराण थे, ये क्या है? किसी महान विद्वान द्वारा अपने हस्तलिखित हाथों से लिखी गई थी। तो ये कह सकते हैं जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं तो वहां कोई हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, सिर्फ भाव चित्रात्मक शैली का प्रयोग ही वहां क्या किया जाता था। यानी भावों को दर्शाकर कि दूसरे व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती। कोई ऐसा साक्ष्य वहां खुदाई के अंदर नहीं मिला जिनसे हमको कोई सटीक जानकारी मिले। लेकिन जब वैदिक कालीन जो भारतीय समाज है उसका जब प्रादुर्भाव या प्रचलन होता है तो उसके अंदर हमको अनेक ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिसके माध्यम से हमको जो प्राचीन भारतीय समाज था उस समाज के बारे में हमको जानकारी मिलती है। बौद्धिक कालीन समय को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। यानी इन दोनों में डिफरेंस यही है, ये तो पूर्ण रूप से जब वैदिक काल का समय चल रहा था और दूसरा क्या था? उत्तर ऋग्वैदिक काल। यानी जैसे जैसे वैदिक काल का समय चलता गया और जब उत्तर का मतलब क्या है? जैसे जैसे इसके समापन की ओर जा रहे थे तो वो समय कौन सा था? उत्तर ऋग्वैदिक काल। इस ऋग्वैदिक कालीन का जो समाज था
और ये जो उत्तर वैदिक कालीन का जो समय था, इसके अंदर जो समाज था, इन दोनों में क्या था, भारी अंतर देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि जो ऋग वैदिक कालीन के जो लोग थे, ऋग वैदिक कालीन के जो लोग थे, वो उत्तर वैदिक कालीन के जो लोग थे उन लोगों से, या कह सकते हैं भी जो ऋग वैदिक कालीन जो समाज था वो अपने परवर्ती जो समाज था उस दोनों के अंदर क्या था, व्यापक भेदभाव देखने को मिलता था। क्या? व्यापक भेदभाव। क्यों? क्योंकि ये जो ऋग वैदिक कालीन जो समाज था, ये ऋग वैदिक कालीन समाज पूर्ण रूप से ईश्वरीय सत्ता की आस्था में रखने वाला था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, क्या 6ठी शताब्दी के बाद में उत्तर जो वैदिक काल आता है, उस उत्तर वैदिक काल में अनेक नए धर्मों का प्रादुर्भाव होता है। जिस तरह जैन धर्म है, उसके बाद में महात्मा बुद्ध वाला जो धर्म है, यानी इन बौद्ध धर्म, यानी ये जो दो धर्म है, इन बौद्ध धर्मों के अंदर जो ईश्वरीय सत्ता थी, उस ईश्वरीय सत्ता को सिर्फ एक साक्ष्य माना गया था। और उन्होंने कहा था भी मनुष्य, और ऋग वैदिक काल के अंदर जो सामाजिक जो समाज की प्रथा थी वो किस पर आधारित थी, कर्म यानी जन्म के पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के का जो समय था, उस उत्तर वैदिक काल के समय के अंदर जो जन्म पर आधारित व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को किस पर आधारित बना दिया गया था, कर्म पर आधारित। आज इस पर्सन के अंदर चर्चा करेंगे भी जो ऋग वैदिक कालीन का जो समय था, उस ऋग वैदिक कालीन के समय राजनीतिक अवस्था कैसी थी। ऋग वैदिक काल में राजनीतिक अवस्था, यानी जो राजनीतिक अवस्था है, उस राजनीतिक अवस्था का पहला पॉइंट क्या है, राजनीतिक संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है, समूह है। यानी संगठन का मतलब क्या होता है, समूह है। तो सीधी सी बात है, ऋग वैदिक काल के अंदर जो सर्वाधिक प्रचलन के अंदर जो वर्ण था वो कौन सा था, आर्य था। कौन सा थे, या आर्य लोग इस समय सर्वाधिक प्रचलित थे। और ये जो आर्य लोग हुआ करते थे, ये अपने राजनीतिक जो एक संगठन था, इस राजनीतिक यानी ये जो आर्य लोग थे, इन आर्य लोगों का जो राजनीतिक संगठन था, उस राजनीतिक संगठन की जो मूल इकाई थी, यानी राजनीतिक संगठन की जो मूल इकाई है, वो मूल इकाई क्या मानी जाती थी उस समय, परिवार। यानी उस समय हम कह सकते हैं भी जो ऋग वैदिक कालीन जो समाज था, उस समाज के अंदर जो हमारा परिवार था वो संयुक्त प्रथा की तरह चलता था। यानी वर्तमान समय में तो अब क्या है, एकल परिवार ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय तो यहाँ जो आर्य लोग थे, उन आर्य लोगों की जो राजनीतिक जो संगठन या समूह की जो इकाई थी, इस इकाई का जो मूल कारण था, वो मूल इकाई क्या किसको मानी जाती थी, परिवार को। यानी ये लोग सर्वाधिक महत्व किसको देते थे, परिवार को। और इसी प्रकार जब एक परिवार के अंदर अनेक दादा दादी, नाना नानी, यानी इस तरह का चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, यानी ये जो एक संयुक्त जो समूह होता था, इस समूह को ऋग वैदिक काल के अंदर क्या कहा जाता था, परिवार कहा जाता था। और इसके अंदर जो मुख्य रूप से शासन करने वाले व्यक्ति कौन थे, आर्य थे। तो अब देखो, ये जो परिवार था, ये उस समय मूल इकाई थी किसकी, एक कह सकते हैं भी आर्यों की जो मूल इकाई थी, उस इकाई को क्या कहा जाता था, परिवार कहा जाता था। अब जब ये परिवार होते थे, क्या जब इनकी मूल इकाई परिवार थी, जब ये परिवार यानी प्लस में हम कह सकते हैं दूसरे परिवार, यानी अलग अलग परिवार मिलकर के और एक किसका निर्माण करते थे, गांव का निर्माण करते थे। किसका, अलग अलग परिवार मिलकर के और किसका निर्माण करते थे, गांव का निर्माण करते थे। किसका, यानी कह सकते हैं भी दो अलग अलग बिरादरियों के दो परिवार मिलकर के और अनेक, यानी जो गांव होता है, गांव के अंदर अनेक बिरादरी के लोग रहते हैं। इसी प्रकार जो ऋग वैदिक कालीन हमारा समाज था, या ऋग वैदिक कालीन जो भारतीय समाज या उस समय का समय था, उस समय के अंदर जो आर्यों की मूल इकाई परिवार थी, तो अनेक परिवारों के समूह से ही किसका निर्माण होता था, गांव का निर्माण होता था। और इस गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामणी। यानी गांव के मुखिया को उस समय क्या कहा जाता था, ग्रामणी। गांव का जितना भी जो प्रशासन हुआ करता था या जो शासन चलता था, वो किसके नाम से ही चलता था, ग्रामणी के नाम से ही, या ग्रामीणी, या आज के सरपंच के हिसाब से कह सकते हैं भी गांव के अंदर पानी की व्यवस्था करना, सड़क का निर्माण करना, स्कूल यानी स्कूल जो है उस स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसका प्रशासन की देखभाल करने के लिए किसका कार्य, मुख्य कार्य किसका था, ग्रामणी का था। ऋग वैदिक काल के अंदर कई गांव मिलकर के किसका निर्माण करते थे, विष का। कई गांव मिलकर किसका निर्माण करते थे, विष का। यानी हम कह सकते हैं भी सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार। कई परिवार मिलकर क्या बनाते थे, गांव। और कई गांव मिलकर किसका निर्माण करते थे, एक विष का। यानी किसका निर्माण करते थे, विष का। और ये जो गांवों
का एक संगठन था, इसका जो यानी इसको क्या कहा जाता था, विष, और विष का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे, विषपति, यानी गांव का जो मुखिया था उसको ग्रामणी। उसी प्रकार जो विष था, यानी कई गांवों का समूह क्या था, विष, और विष के मुखिया को क्या कहा जाता था, विषपति कहा जाता था। यानी ये किसका, कई विषों का जो समूह था वो मिलकर किसका निर्माण करते थे, जन का। और ये जो जन हुआ करता था, इस जन का जो मुखिया था, उस जन के मुखिया को कहा जाता था राजा, यानी जो जन थे उन जन का जो मुखिया हुआ करता था उसको या तो राजा कहा जाता था या उसको क्या कहा जाता था, गोप। क्या कहा जाता था, गोप। कई जनमल मिलकर किसका निर्माण करते थे, एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। जिस तरह अब कई देश मिलकर के, यानी कई जो कह सकते हैं भी राज्य मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ऋग्वेदिक काल के अंदर कई जनों का समूह क्या कहा जाता था, राष्ट्र कहा जाता था। और इन समूहों की जो प्राथमिक इकाई थी, इकाई क्या थी, परिवार थी। इसी प्रकार जो राजनीतिक, यानी जो हमारा राजनीतिक अवस्था है उसका पहला संगठन क्या था, राजनीतिक संगठन। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है प्रमुख जन। अब देखो, उस समय ऋग्वेदिक काल के अंदर हमने यहां तक पढ़ लिया है भी जन का निर्माण कैसे होता था, कई विष मिलकर किसका निर्माण करते थे, जन का। तो उस समय जो भारत था, उस भारत के अंदर अनेक जन हुआ करते थे। किसके अंदर, अनेक जन हुआ करते थे। और उन जनों की जानकारी किसको मिलती, किससे मिलती है हमको, ऋग्वेदिक जो हमारा ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है उस ग्रंथ से जानकारी मिलती है भी उस समय का जो भारत था, उस भारत, ये जो भारत था ये किस में था, कई जनों के अंदर विभाजित था। इस प्रकार हमारा जो भारत था वो भारत अलग अलग जनों में क्या था, विभाजित था। किस प्रकार, जिस तरह भरत जन, अनुज, द्रुहु, पुरु, मत्स्य, यानी ये उस समय के क्या थे, मुख्य जन थे। क्या थे, मुख्य जन थे। किस समय के, ऋग्वेदिक काल के। और इनके बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, ऋग्वेदिक काल से। अब ये जो भरत जन था, इस भरत जन का उस समय राजा का जो उल्लेख मिलता है उसका नाम क्या है, सुदास। यानी ये जो भरत जन का जो राजा था उस समय उसका नाम क्या मिलता है, सुदास। इस सुदास प्लस अन्य 10 जनों के राजाओं, क्या, प्लस 10 अन्य जनों के राजाओं, यानी एक तो भरत जन का अकेला राजा कौन, सुदास, तथा दूसरी ओर 10 अन्य जन मिलकर, और इन दोनों के मध्य यानी 10 जनों का एक समूह है, प्लस ये अकेला भरत जन का राजा कौन सा, सुदास। इन दोनों के बीच में एक नदी है रावी। इस रावी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध होता है। कौन सा, 10 राज्य नामक युद्ध हुआ था। किस किस के अंदर, एक तो भरतजन के राजा सुदास और दूसरा क्या है, 10 जो अन्य जनों के जो विशाल राजा थे उनके साथ में कौन सी नदी पर, रावी नदी के तट पर क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो मुख्य रूप से विजयी होता है वो कौन होता है, यानी जो भरतजन का राजा कौन था, सुदास। इसी भरतजन के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा था, यानी भारत का नाम क्या है, भरत ही पड़ा था। या जो भरत के नाम पर इसी भरतजन के राजा जो सुदास था या भरतजन का जो भरत था उसी के नाम पर हमारे आधुनिक भारत का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। तो दूसरा जो प्रमुख जन थे इसके अंदर हमने चर्चा की भरतजन, अनुज, ध्रुव, पुरुष, और इनकी इसी यानी ऋग्वेदिक काल के अंदर जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वो महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था, 10 राज्य युद्ध। और किन किन के मध्य, भरतजन के राजा सुदास और जो अन्य 10 जनों के राजा थे जिसके अंदर भरतजन का राजा सुदास क्या रहा था, विजयी रहा था। तो इस प्रकार जो राजनीतिक अवस्था का जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या था, प्रमुख जन। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मान सकते हैं वो क्या था, राजा था, या आधार कौन सा था, राजा था। यानी हमने ये भी पढ़ा था भी जो जन था उस जन के मुखिया को क्या कहा जाता था, राजा या गोप। जन के मुखिया को क्या कहा जाता था, राजा ओब्लिक गोप कहा जाता था। तो हम कह सकते हैं भी जो जन था उस जन का मुखिया किसको कहा जाता था, उस समय राजा को कहा जाता था। और ये जो राजा होता था वो एक जन का क्या होता था, प्रमुख पदाधिकारी होता था। यानी प्रमुख जो पद एक राजा का था वो किसके पास में हुआ करता था, उस जन के सम्राट या राजा के पास में होता था। और ये जो राजा हुआ करते थे इनका जो पद था, यानी जो राजाओं का पद था वो क्या था, वंशानुगत था।
राजाओं का पद क्या था? वंशानुगत, यानी एक वंशानुगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना। यानी एक राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह जो राजा बनेगा वो उसी के वंशानुगत से होगा, या तो उसका कोई उत्तराधिकारी होगा या उसके किसी भाई आदि का लड़का होता था। और ये जो मुखिया का जो राजा हुआ करता था या जो जन का जो राजा हुआ करता था, इसका जो प्रमुख यानी हम कह सकते हैं जो कर्तव्य था, वो प्रमुख कर्तव्य क्या था? जनता का पालन करना, जनता का पालन करना। यानी इसके अंदर यह कहा गया है जो राजा हुआ करता था, जन का जो मुख्य पति होता था या अधिपति होता था वो राजा होता था, और राजा का पद क्या होता था? वंशानुगत, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। और इस राजा का जो मुख्य कर्तव्य है वो क्या था? जिस जनता द्वारा उसको राजा माना गया, उस राजा की यानी जिस जनता द्वारा क्या है उसको राजा माना गया, उसी जनता का उसके द्वारा क्या किया जाता था? पालन पोषण करना। यानी उनकी अनेक जो भारी शक्तियां थी उन भारी शक्तियों से उनकी रक्षा करना प्रमुख कर्तव्य किसका था? राजा का था। और दूसरी बात, यानी ये जो राजा हुआ करता था और एक जो राज्य था या जन था, उस राज्य की समस्त जो शक्तियां थी, यानी उस राज्य की जो समस्त शक्तियां थी वो समस्त शक्तियां किसमें निहित थी? वहां के राजा के अंदर या जन के जो मुख्य जनपति हुआ करता था उसके यानी अधीन हुआ करती थी। जिस तरह आज एक देश की जो समस्त शक्तियां होती है वो किसके नाम से चलती है? राष्ट्रपति के नाम से। और उसी प्रकार क्यों? क्योंकि अब जो भारतीय संविधान की स्थापना होने के बाद में जो भारत का जो मुखिया होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार जो भारत के अंदर उस समय जब राजा महाराजाओं का समय था तो अनेक क्षेत्र में अनेक राजा महाराजा हुआ करते थे। उसी राजा महाराजाओं का जितना जो क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र का मुखिया किसको कहा जाता था? राजा को। और यही राजा उस समय क्या क्या मुख्य व्यक्ति होता था और इनका पद क्या होता था? वंशानुगत। और जो एक अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्त शक्तियां थी, जिस तरह आज हमारे संविधान के बाद में इस भारत देश की समस्त शक्तियां किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। उसी प्रकार उस समय जो एक जो जन हुआ करता था उस जन की समस्त शक्तियां किसके हाथ में हुआ करती थी? राजा के हाथ में। तो राजनीतिक अवस्था का तीसरा जो प्रमुख आधार था वो क्या था? राजनीति, यानी राजा हुआ करता था। जन का जो मुखिया राजा होता था, जब जनता द्वारा उसको राजा मान लिया जाता था तो उस राजा के उस जनता के प्रति या उस राष्ट्र के प्रति उसके क्या क्या कर्तव्य थे, यानी किन किन कर्तव्यों का उसको पालन करना पड़ता था। तो जो एक राजा के कर्तव्य थे उन कर्तव्यों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने? 3 भागों में विभाजित, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक राजा के जो प्रमुख कर्तव्य होते हैं कौन कौन से? यानी जो राजा के जो प्रमुख कर्तव्य उसके अंदर हमको 3 भागों में इसको क्या करना है? विभाजित करना है। पहला कौन सा है? सैनिक कर्तव्य। पहला कौन सा कर्तव्य आएगा एक राजा का? सैनिक कर्तव्य। दूसरा जो आएगा वो है शासन संबंधी कर्तव्य। दूसरा जो राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, यानी दूसरा जो क्या है? शासन संबंधी कर्तव्य। और जो तीसरा है वो क्या है? न्याय संबंधी कर्तव्य। यानी अलग अलग कर्तव्यों को विभाजित कर दिया हमने। पहला सैनिक कर्तव्य, दूसरा शासन संबंधी कर्तव्य और तीसरा क्या है? यानी जो न्याय संबंधी जो कर्तव्य। अब देखो, जब हम सैनिक कर्तव्य की बात करते हैं, एक सेना के प्रति उसका क्या कर्तव्य है सैनिक के रूप में, तो जो बाहरी आक्रमण होता था, यानी जहां जिस जन का जो राजा हुआ करता था, अगर उस जन के ऊपर भारी आक्रमण होगा, किसी दूसरे विदेशी आक्रमणकारी या अन्य कोई राजा का जब उसके ऊपर क्या होगा? आक्रमण होगा, तो उस आक्रमण से जो उस जन की जो जनता होती थी या जो अपनी प्रजा थी, उस प्रजा की रक्षा करेगा कौन? राजा का प्रमुख कर्तव्य था कि यानी जो बाहरी आक्रमण होते हैं उस आक्रमण से अपनी जो प्रजा है उस प्रजा की रक्षा करेगा कौन? राजा। ये राजा का क्या था? उस समय मुख्य कर्तव्य था, हम कह सकते हैं भी इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी उसकी भी। वो अपनी प्रजा की रक्षा ही करनी पड़ेगी उसको। अगर रक्षा नहीं करेगा तो वो राजा क्या है? किस काम का आएगा? तो उसी प्रकार, और वो रक्षा किसकी सहायता से करता था? अपनी विशाल सेनाओं की सहायता से करता था। और वो
जो बाहरी राजा जब आक्रमण करने के लिए आता था तो उस आक्रमण का उसको क्या देना पड़ता था, मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता था और उस आक्रमणकारी से अपनी जनता की रक्षा करनी होती थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन सा है, शासन संबंधी कार्य, यानी जो राजा का मुख्य जो कर्तव्य होता था वो क्या था, शासन संबंधी, यानी अपना जो शासन है उस शासन को वो क्या है अगर सुचारू रूप से चलाएगा, क्या अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, अपने जो जन या क्षेत्र की जो राजा के अंडर में जो जनता है उस जनता का लालन पालन करना, उस जनता का लालन पालन करना या उस जनता के अंदर क्या है शांति व्यवस्था स्थापित करना किसका कार्य था, उस समय राजा का कार्य था। कैसे राजा अपने अधीन व्यक्तियों को रख करके और कैसे वहां अपने क्षेत्र का शासन है उस शासन को सुचारू रूप से चला पाएगा, वो किसके अंदर पढ़ेंगे हम, शासन संबंधी जो कर्तव्य है राजा के उसके अंदर। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, न्याय संबंधी कर्तव्य। कौन सा भी, न्याय संबंधी कर्तव्य। कैसे एक राजा है वो अपनी जनता के साथ में जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं या किसी के साथ में अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के प्रति जो न्याय करेगा वो एक कैसे न्याय करेगा, किन व्यक्तियों के सहयोग से वो न्याय करेगा। जिस तरह वर्तमान समय में जो न्याय प्रणाली है वो किसके पास में है, यानी हमारे अगर राज्य स्तर पर बात करते हैं तो हाई कोर्ट, और जब देश के स्तर पर कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट। तो उसी प्रकार उस ऋग्वेदिक काल के अंदर हम कह सकते हैं हाई कोर्ट भी एक राजा था और सुप्रीम कोर्ट भी क्या था, राजा था। तो हम कह सकते हैं उस समय का जो राजा था उस राजा को हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायाधीश। उस समय के राजा को क्या कहा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायाधीश। यानी जो राजा था उस वही राजा के हाथ में किसी को आपराधिक व्यक्ति को दंड देना या किसी अपराधिक व्यक्ति को क्या है, किसी आपराधिक व्यक्ति को क्या है क्षमा याचना करना। तो हम कह सकते हैं भी जो एक राजा हुआ करता था उस राजा का उस समय क्या माना जाता था, अंतिम निर्णय और जो न्याय प्रणाली, समस्त न्याय प्रणाली थी वो किसके हाथ में थी, एक राजा के हाथ में थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो राजनीतिक अवस्था का जो चौथा स्तंभ था वो क्या था, राजा के कर्तव्य। जिन पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, प्रमुख पदाधिकारी। यानी राजनीतिक एक राजा का जो शासन था उस शासन को चलाने के लिए किस प्रकार राजा अपने जो विश्वास पात्र व्यक्ति होते थे उन विश्वास पात्र व्यक्ति को कैसे बड़े बड़े पदों पर क्या करता था, यानी बड़े बड़े पदों पर उसको स्थापित करता था ताकि एक जो राजा है उस राजा को अपना जो प्रशासन का जो क्षेत्र है उस प्रशासन के क्षेत्र की क्या है अच्छी तरह से क्या मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। तो उस प्रकार उनका जो प्रशासन था उन प्रशासन के अंदर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे जिसके माध्यम से लेकर के या उनकी सहायता से राजा क्या चलाता था, अपना प्रशासन चलाता था। तो जब प्रमुख पदाधिकारियों के पर चर्चा करते हैं तो पहला होता है पुरोहित। पहला क्या होता है, पुरोहित। यानी इस पुरोहित का उस समय क्या कार्य हुआ करता था, ये जो पुरोहित था इस पुरोहित को हम कह सकते हैं भी राजा के बाद में दूसरा बड़ा पद क्या है, राजा के बाद दूसरा बड़ा पद। यानी हम कह सकते हैं भी सर्वोच्च जो शक्तियां किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में। और राजा को जो व्यक्ति सलाह देता था अपने प्रशासन चलाने के लिए, या तो सलाह देता था या राजा का हम उसको मित्र बोल सकते हैं या राजा का पथ प्रदर्शक भी हम उसको बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पुरोहित होता था यही पुरोहित राजा को समस्त जानकारी देता था, चाहे वो धार्मिकता से हो संबंधित हो या शासन से संबंधित हो, शासन से संबंधित हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं भी राजा के बाद में जो दूसरा सर्वोच्च बड़ा पद किसका था, पुरोहित था। इस पुरोहित को हम चाहे राजा का मित्र कहें, चाहे राजा का सलाहकार कहें, चाहे राजा का पथ प्रदर्शक रहें। क्यों, क्योंकि जो राजा का मुख्य शासन चलाने का जो तौर तरीका था, जिस तरह आज हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर भारत देश का शासन चला रहा है तो किसके माध्यम से चला रहा है, मंत्री परिषद के माध्यम से। उसी प्रकार एक जब ऋग्वेदिक कालीन जो हमारा समाज था या जो जन थे उन जनों का मुखिया जो राजा हुआ करता था, वो राजा भी अपना शासन चलाने के लिए अपने से नीचे अलग अलग स्तर पर क्या है पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो उन पदाधिकारियों में एक था पुरोहित।
दूसरा जो प्रमुख पदाधिकारी क्या था, सेनानी। नाम से ही हमको ये पता चलता है भी सेनानी किसको कहा जाता था। तो उस समय जो सेना का जो मुखिया हुआ करता था यानी ऋग्वेदिक काल के अंदर जो सैन्य का मुखिया हुआ करता था, उस सेना के मुखिया को क्या कहा जाता था, सेनानी कहा जाता था। और ये जो सेनानी हुआ करता था, ये जो एक राजा के अधीन जो सैनिक थे, उन सैनिकों के ऊपर अपना क्या करता था, नियंत्रण रखता था। और जो समस्त सेना थी, वो समस्त सेनाएं किसके आदेश पर यानी किसके कर्तव्य का पालन करती थी, उसका जो कह सकते हैं भी, जिस तरह कमांडर आज की सेना के अंदर कमांडर हुआ करता है, जनरल हुआ करता है, ब्रिगेडियर हुआ करता है, उसी प्रकार जब एक राजा की यहाँ प्रशासन हुआ करता था, तो उस राजा के प्रशासन के अंदर जो सैनिक भर्ती किए जाते थे, उन सैनिकों को हम कह सकते हैं व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उनको भी एक पद दिया जाता था। उस पद के मुखिया को क्या कहा जाता था, सेनानी का। राजा के उसी शासन काल में जो तीसरा महत्वपूर्ण पद था, वो किसका था, ग्रामणी। उस गांव के समूह को भी क्या कहा जाता था, ग्रामणी। अब देखो, जिस तरह वर्तमान समय में हम सरपंच की बात करते हैं, गांव का मुखिया सरपंच होता है, सरपंच के माध्यम से ही जिस तरह हमारी जो पंचायत समितियां होती है, वहां हमारे गांव की जो समस्याएं पहुंचती है, पंचायत समितियों से जिला परिषद, इस तरह यानी अलग अलग। तो उसी प्रकार जो एक गांव का प्रशासन था, वो उस समय ऋग्वेदिक काल के अंदर भी गांव का प्रशासन किसके हाथ में था, ग्रामणी। यानी नाम अलग थे, लेकिन कह सकते हैं भी उस समय का जो सरपंच था और ये जो ग्रामणी हुआ करता था, ये जो गांव का प्रशासन था, उस प्रशासन को क्या है, अलग अलग हिसाब से यानी अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से, यानी अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है या गांव का जो प्रशासन है वो सही सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो उसकी भी जानकारी ये ग्रामणी किसको देता था, राजा को पहुंचाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं भी ग्रामणी हुआ करता था। इसका भी ऋग्वेदिक काल के अंदर एक राजा के नीचे क्या था, महत्वपूर्ण पद था। अन्य पदाधिकारी यानी कुछ ऐसे भी पदाधिकारी थे, वो भी क्या करते थे, राजा के अंडर में रहकर ही कार्य करते थे। तो उन अन्य जो पदाधिकारी थे, उन अन्य पदाधिकारियों में कौन कौन से थे, पहला था पूरब, यानी पहला प्रमुख पदाधिकारी कौन हुआ करता था, पूरब। और इस पूरब को ऋग्वेदिक काल में किसके नाम से जाना जाता था, दुर्ग रक्षक के रूप में। यानी दुर्गों की रक्षा, राजा महाराजा के समय जो दुर्ग हुआ करते थे, उस दुर्ग की रक्षा करने वाले जो मुख्य अधिकारी होते थे या प्रमुख प्रबंधकर्ता थे, उन प्रबंधकर्ता को क्या कहा जाता था, पूरब कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पूरब। और जैसे जैसे आगे समय चलता गया, यानी उत्तर ऋग्वेदिक काल आया, उत्तर ऋग्वेदिक काल में ये जो दुर्ग रक्षक थे, इस दुर्ग रक्षक को क्या कहा जाने लगा था, दुर्गपति। इसी प्रकार जो दूसरा अन्य पदाधिकारी थे, उसमें था सपस। यानी दूसरा अन्य पदाधिकारी कौन था सपस। और इस सपस का हम आम भाषा के अंदर नाम ले तो क्या कहा जाता था, गुप्तचर। यानी एक राजा को दूसरे राजा के बारे में गुप्त जानकारी देने वाला जो अधिकारी होता था, भी उस राजा जो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, उसके जो यानी कह सकते हैं भी जो उसका पड़ाव था, उस पड़ाव के पास में मैं गया और वहां वो लोग क्या कर रहे थे, इस तरह की बात कर रहे थे। तो जो गुप्त तरीके से जो जानकारी दी जाती थी और जो गुप्तचर विभाग था, उस गुप्तचर विभाग को उसमें क्या कहा जाता था, ऋग्वेदिक काल के अंदर सपस। इसी प्रकार जो तीसरा महत्वपूर्ण पद था, वो किसका था, दूत का। तीसरा महत्वपूर्ण पद क्या था, दूत। और दूत किसको कहा जाता था, या तो जो व्यक्ति संधि कराने वाला या युद्ध का प्रस्ताव लेकर आने वाला, युद्ध का प्रस्ताव। अब देखो, जब इसको हम थोड़ा सा साधारण भाषा में समझते हैं भी, दूत का उस समय क्या क्या कार्य हुआ करता था। भी एक राजा का जो दूत है, अगर किसी दूसरे राजा के साथ में युद्ध करने की अगर ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है, तो ये जो दूत हुआ करता था ना, ये दूत दूसरे राजा के पास में जो अपना जो राजा होता था, उस राजा का संदेश लेकर के जाता था भी आप हमारे इस क्षेत्र पर आपने आक्रमण किया है, अब हमारा राजा क्या है, आपके प्रति यानी आक्रमण करेगा। दूसरा इसका प्रमुख कारण क्या होता था, यानी दो बड़े राजाओं के बीच में संधि करवाने का कार्य भी कौन करता था, दूत ही करता था। और एक राजा से दूसरे राजा के पास में जब युद्ध का जो प्रस्ताव होता था, वो युद्ध का प्रस्ताव भी किसके पास, किसके माध्यम से भेजा जाता था, दूत के माध्यम से। और ये जो दूत होता था, इस दूत का दोनों साइड में क्या होता था, उच्च स्तर पर समान होता था। और इसको ये एक राजा का जो होता था, यानी होता तो एक
विरोधी राजा का था, लेकिन इसका अपमान किसी भी राजा के अंडर में नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो एक राजा का क्या निभाया है? कर्तव्य निभाया है। छठा जो पॉइंट है वो क्या है? सभा या समिति। जब हम ऋग्वेदिक काल समाज के बारे में बात करते हैं तो जो ऋग्वेदिक हमारा जो समय था, कौन सा? ऋग्वेदिक जो काल चल रहा था, उस ऋग्वेदिक काल के अंदर दो संस्थाएं हुआ करती थी। किसके अंदर? ऋग्वेदिक काल के अंदर दो संस्थाएं थी। क्या थी? दो संस्थाएं थी। उन दो संस्थाओं को, एक को तो क्या कहा जाता था? सभा, और दूसरी को क्या कहा जाता था? समिति। तो हम कह सकते हैं दो अलग अलग सभाएं थी। जिस तरह वर्तमान समय में हम कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, और ग्राम स्तर पर हम बात करते हैं तो नहीं आती है क्या? जिस तरह वार्ड सभा है, वार्ड सभा के बाद में गांव के जो सरपंच होता है, उस सरपंच की जो समूह की सभा होती है, उसी प्रकार ऋग्वेदिक काल के अंदर भी दो सभाएं थी। यानी ऋग्वेदिक काल के अंदर जो संस्थाएं थी, उन संस्थाओं के अंदर एक थी सभा और एक थी समिति। तो यहां हम लिखते हैं सभा और यहां हम लिखते हैं समिति। तो इसको हम कह सकते हैं, ये जो सभा हुआ करती थी, इस सभा को हम कह सकते हैं प्रशासन का छोटा रूप। किसको? प्रशासन का छोटा रूप। और इसको हम कह सकते हैं प्रशासन का बड़ा रूप। किसको? गांव के प्रशासन का सभा और समिति। अब जब सभा और समिति की हम चर्चा करते हैं तो जब ऋग्वेदिक कालीन हमारा जो समाज था, यानी हमारा जो भारत था, उस भारत के अंदर जो एक स्थान के ऊपर हम कह सकते हैं, गांव के अंदर भी हम चर्चा करते हैं सभा और समिति की। तो ये जो सभा थी, ये क्या थी? गांव के ही जो लोग थे, उन लोगों के अंदर, यानी जो गांव हुआ करता था, उस गांव के अंदर कुछ विद्वान जो लोग हुआ करते थे, या हम कह सकते हैं बड़े बुजुर्ग। सभा के अंदर क्या होते थे? बड़े बुजुर्ग या जो विद्वानों का जो समूह था, बड़े बुजुर्गों का या जो विद्वानों का समूह था, उसको तो उस समय क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। इस सभा के अंदर क्या है? कोई भी मुख्य आदमी नहीं हुआ करता था। किसके द्वारा नियुक्त? गांव के ग्रामीणी द्वारा नियुक्त या राजा द्वारा नियुक्त। लेकिन ये जो समिति थी, ये समिति हम कह सकते हैं भी सभा का बड़ा रूप क्या थी? समिति थी। तो इस समिति के अंदर जब हम समिति की चर्चा करते हैं तो इस समिति के अंदर क्या थी? एक तो राजा द्वारा यानी राजा द्वारा प्रमुख जो पदाधिकारी हुआ करते थे, ग्राम स्तर पर प्रमुख पदाधिकारी, और दूसरे क्या थे? गांव के विद्वान पुरुष। गांव के विद्वान पुरुष यानी प्रमुख पदाधिकारी और गांव के जो विद्वान पुरुष थे, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते थे? समिति का। तथा गांव के बड़े बुजुर्ग लोग और जो विद्वान थे, किसी चीज के ज्ञाता थे, वो मिलकर किसका निर्माण करते थे? सभा का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ऋग्वेदिक कालीन भारत था, या ऋग्वेदिक कालीन जो राजनीतिक अवस्था थी, उस राजनीतिक अवस्था में सभा एवं समिति का भी क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। यानी राजा पर नियंत्रण, यानी इस काल के अंदर जो जन का मुखिया राजा हुआ करता था, उस राजा के ऊपर किसका नियंत्रण होता था? तो हम ये बात करते हैं कि बाद के जब हम ऋग्वेदिक काल के बाद में जो अन्य परवर्ती जो राजा आते हैं, उस राजा क्या थे? वो स्वेच्छाचारी अपना शासन करते थे। लेकिन जब ऋग्वेदिक काल की हम बात करते हैं तो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो राजा हुआ करता था, वो राजा अपनी स्वेच्छा से निरंकुश शासन नहीं कर सकता था। क्या? स्व इच्छा या निरंकुश राजा नहीं होता था। अब देखो इसका मतलब क्या है भी? जो राजा पर नियंत्रण किसका होता था ऋग्वेदिक काल के अंदर? तो जो राजा हुआ करता था, वो राजा अपनी स्वे की इच्छा से या जनता के ऊपर अपना शासन थोप करके शासन क्या नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इस जो राजा था, इस राजा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? वहां की जो जनता थी। क्या? जिस क्षेत्र के अंदर जो राजा था, उस राजा की जो जनता थी, उस राजा की जनता द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता था। क्या किया जाता था? निर्वाचन किया जाता था। तो इस प्रकार अगर राजा
इस प्रकार अगर राजा होगा, वो राजा अगर जनता पर अपनी स्वयं की इच्छा से अगर प्रशासन को चलाएगा तो वहां की जो जनता थी वो जनता क्या है, उसी व्यक्ति का पद मुक्त करने के लिए क्या है, उसका विरोध करेगी। तो हम कह सकते हैं जो ऋग्वैदिक काल जो समय था, उस ऋग्वैदिक काल का जो समय था, उस समय के अंदर राजा के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए किसका नियंत्रण रखने के लिए कौन होती थी, जनता होती थी। जिस तरह आज वर्तमान समय में हमारे यानी जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी है या बड़े बड़े जो मंत्री है, उन मंत्रियों का निर्वाचन भी किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा ही निर्वाचन किया जाता है। उन्हीं के द्वारा ही जनता को प्रत्यक्ष रूप से क्या है, चुना जाता है। तो उस समय ऋग्वैदिक काल के अंदर जो राजा था, उस राजा के ऊपर भी जनता का क्या था, नियंत्रण था। सैन्य संगठन का मतलब है बड़े बड़े सैनिकों का एक संगठन। तो अब देखो, जब राजा कोई युद्ध करने के लिए जाता था, क्या एक जो राजा हुआ करता है, मान लीजिए भी एक जन है और जन का मुखिया किसको कहा जाता था, एक राजा को। जब ये राजा क्या है, युद्ध के लिए जाता था, तो उस युद्ध के लिए जाने के लिए उनको अनेक तरह की सेनाओं का निर्माण करना होता था। यानी बड़ी बड़ी सेनाओं की एक टुकड़ियां अपने साथ में लेकर के क्या है, दूसरे राजा के पास में युद्ध करने के लिए जाता था। तो इस समय जो एक राजा था, उस राजा के पास में अनेक प्रकार के सैनिकों का क्या हुआ करता था, संगठन हुआ करता था। इन सैनिकों यानी जो संगठन था, इस संगठन के अंदर साधारण सैनिक भी होते थे, साधारण सैनिक, दूसरे कौन से थे, मुख्य सैनिक। यानी हम कह सकते हैं जो राजा था, उस राजा के पास में अनेक सेनाएं हुआ करती थी। उस सेनाओं के अंदर जो साधारण सैनिक थे वो कौन से थे, पैदल चलते थे। साधारण सैनिक क्या करते थे, पैदल चलते थे। लेकिन जो मुख्य सैनिक होते थे, यानी मुख्य सैनिक का मतलब जो सेना का संचालन करने वाले जो अधिकारी होते थे, वो अधिकारी किस पर चलते थे, घोड़े या रथों पर, घोड़े या रथों पर। जिस प्रकार हमने कई बार, अब वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो टीवी के अंदर एक चैनल यानी महाभारत चल रहा है। उस महाभारत के अंदर अभी कौरवों और पांडवों के क्या है, यानी युद्ध चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध। उस युद्ध के अंदर जो राजा के नीचे जो साधारण सेनाएं है वो तो क्या है, पैदल सैनिक हुआ करती है। और जो बड़े बड़े जिसके पास में पद है, राजा द्वारा निर्धारित पद है, उन व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, राजा द्वारा या तो घोड़े उनको युद्ध में जाने के लिए दिए जाते थे या रथों का। तो इस प्रकार जो सैन्य राजा का संगठन था, उस सैन्य संगठन के अंदर क्या है, अनेक प्रकार के क्या है, बड़े बड़े अधिकारी भी हुआ करते थे और पैदल सैनिक भी हुआ करते थे। अब जब ये सैनिक और जो पैदल सैनिक या जो साधारण सैनिक हुआ करते थे या मुख्य जो सैनिक हुआ करते थे, अब जब ये युद्ध में लड़ते थे तो आज की तरह बारूद या घोड़े के द्वारा युद्ध नहीं लड़ा जाता था, जिस तरह आजकल वर्तमान समय में बंदूक के द्वारा, अनेक प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन उस समय जब युद्ध किया जाता था तो युद्ध किससे किया जाता था, तीर कमान, तीर कमान हम कह सकते हैं, या धनुष, यानी धनुष के ऊपर तीर को चढ़ा करके और दूसरे आक्रांता के ऊपर हमला करना, तीर कमान, धनुष, भाले, तलवार, बर्छी, ढाल, चाकू, छुरा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी उस समय जब एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता था तो बारूद वगैरह का तो उस समय आविष्कार ही नहीं हुआ था उस समय, यानी जो विस्फोटक सामग्री थी वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन लोह धातु द्वारा निर्मित तीर कमान, भाले, तलवार, बर्छी, ढाल, चाकू, छुरा। इसके अंदर एक शब्द आया है ढाल। ढाल क्या होती है, जब एक व्यक्ति या एक सैनिक दूसरे विरोधी सैनिक से जब क्या करता है, युद्ध करता है, तो अपनी रक्षा करने के लिए किसका प्रयोग करता है, ढाल का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी एक राजा के पास में उस समय राजनीतिक अवस्था के अंदर सैन्य संगठन भी होना जरूरी था, और वो भी क्या, एक अच्छा सैन्य संगठन। काल के अंदर न्याय व्यवस्था कैसी थी, यानी न्याय करने वाला मुख्य कौन था। तो हमने पहले भी पढ़ा है, जो राजा हुआ करता था वो राजा उस समय हम कह सकते हैं क्या था, सर्वोच्च न्यायाधीश था। यानी एक राजा के पास में न्याय करने की समस्त शक्तियां किसके हाथ में हुआ करती थी, राजा के हाथ में हुआ करती थी। और ये जो राजा हुआ करता था, ये राजा अपने पुरोहितों या अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से, क्या, या तो पुरोहितों या अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से क्या करता था, न्याय करता था।
क्या करता था, न्याय करता था। किसके माध्यम से, या तो पुरोहित से सलाह लेकर के, या उनके लिए, या अन्य जो पदाधिकारी थे उसके अंदर, यानी सही न्याय करने के लिए या निष्पक्ष न्याय करने के लिए क्या करता था, इन लोगों की क्या है, यानी सहायता लेता था। और सहायता लेने के साथ साथ में हम कह सकते हैं भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते थे, आपराधिक जो प्रवृत्ति के जो लोग थे, उन लोगों को जो, या जो लोग थे उनको जो दंड दिया जाता था, उस दंड का प्रावधान भी कौन करता था, राजा ही करता था। यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसका अपराध जब साबित हो जाता है तो उस साबित अपराध होने के बाद में उसको दंड भी दिया जाता था। और ये दंड किसके रूप में, यानी जिस प्रकार का उन्होंने जैसा अपराध किया है उस अपराध के हिसाब से उसको दंड दिया जाता था। और कई बार तो बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था, किसके द्वारा, राजा के द्वारा। और एक जो राजा हुआ करता था, उस राजा को किसी भयंकर अपराध के कारण किसी अपराधी को क्या है, मौत की सजा सुनाने का भी अधिकार था। क्या था, मौत की सजा सुनाने का भी अधिकार था। इस कारण हम कह सकते हैं भी जो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसके अंदर हमारी जो राजनीतिक अवस्था थी, उस राजनीतिक अवस्था का जो मुख्य आधार या जो आधार स्तंभ था वो किसको माना जाता था, राजा को ही माना जाता था। इसी के साथ में अपना जो YouTube का चैनल है उस चैनल को अत्यधिक यानी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं तथा अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।